हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 78 यानी कि 78वां जीएस टेस्ट पेपर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शन। यानी जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो क्या करता है, वो जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उनके चेयर को अपॉइंट करता है और उनके काम का देखरेख की जिम्मेदारी भी स्पीकर के ऊपर होती है। सेकंड है, स्पीकर सैलरीज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट फॉर ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो स्पीकर की जो सैलरी होती है वो CFI से दी जाती है और इसके सैलरी पे कोई भी वोट, एनुअल वोट नहीं होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 है। पहला है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स इन द ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट द न्यू लोकसभा। यानी सारे निर्णय होने के बाद, यानी रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन के, प्रेसिडेंट क्या करता है, नए लोकसभा का गठन करता है। सेकंड है, द रिटर्निंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है RO इलेक्शन का, वही वोट के काउंटिंग का और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B, 2 ओनली। पहला गलत है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट द न्यू लोकसभा। यानी राष्ट्रपति नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नए लोकसभा का गठन करता है, क्योंकि वही बताता है ना कि कौन जीता और कौन हारा है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूट द न्यू लोकसभा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following statement about the recent test conducted with hypersonic technology demonstrated vehicle यानी HSTDV of the DRDO। तो आपको बताना है कि जो हाल ही में HSTDV है, ये टेक्नोलॉजी है, इसको DRDO ने डेवलप किया है। तो इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, तो बताना कौन सा सही है। अनमैन्ड डुअल मोड रामजेट यानी कि DMRJ demonstrations aircraft that can cruise at a speed of 4 Mach। यानी कि जो DMRJ हैं ये दर्शाती हैं कि जो क्रूज मिसाइल है वो 4 Mach की स्पीड से चलती हैं। सेकंड है, इट एम टू सर्व फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। यानी जो ये HSTDV जो बनाया गया है तो इसका मुख्य उद्देश्य है सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस को सर्व करना। थर्ड है, इट विल बी यूजफुल फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एज वेल एज क्रूज मिसाइल। यानी कि जो HSTDV है ये सैटेलाइट लॉन्च और साथ ही साथ मिसाइल लॉन्च के लिए भी सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट HSTDV के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है B, 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है। द HSTDV इज अनमैन्ड रामजेट डिमॉन्स्ट्रेशंस एयरक्राफ्ट फॉर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए है हमारा HSTDV। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following statement about the recently conducted first anti-satellite test of India codenamed Project XSV-1। XSV प्रोजेक्ट था जो हमारा, जो कि फर्स्ट सैटेलाइट मिसाइल था
फर्स्ट एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो हुआ था उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DSRO टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्ट, यानी उन्होंने टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सेकंड है अ 3 स्टेज पृथ्वी डिफेंस व्हीकल विथ कन्वेंशनल वॉरहेड वाज यूज्ड, यानी कि 3 स्टेज पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कन्वेंशनल यानी पुराने वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड है माइक्रोसैट आर अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट वाज द टारगेट, यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक माइक्रोसैट आर करके सैटेलाइट था जिसको इस टेस्ट का टारगेट बनाया गया था। फोर्थ है हमारा नेचर एंड टाइप ऑफ मिसाइल टेस्ट वाज क्लियरली गिवन इन दी नोटम, यानी कि जो टाइप ऑफ मिसाइल टेस्ट था वो क्लियरली दिया गया था नोटम में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट गलत हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले DSRO ने नहीं बल्कि ISRO और DRDO ने लिया था। DRDO एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर इस्तेमाल किया था जो कि इसका ऑनगोइंग एक बैलिस्टिक मिसाइल पार्ट का प्रोग्राम का पार्ट था, यानी कि हिस्सा था। जो माइक्रोसैट आर सैटेलाइट था विच एक्ट एज अ प्राइम टारगेट फॉर द मिसाइल वॉज इंडियाज इमेजिंग सैटेलाइट मैन्युफैक्चर्ड बाई DRDO। तो एक इमेजिंग सैटेलाइट इसको DRDO ने बनाया था जिसको उन्होंने टारगेट किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइब्रिड एन्युनिटी मॉडल, यानी HAM मॉडल के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज अ मिक्स बिटवीन द एग्जिस्टिंग 2 मॉडल बॉट एन्युटी एंड EPC, यानी कि जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है ये दोनों का मिक्सचर है, बॉट का यानी बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर एन्युटी का और EPC मॉडल का। सेकंड है एज पर द डिजाइन द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट टू 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान थ्रू एनुअल पेमेंट्स, यानी इसके मुताबिक भारत सरकार को 60% पूरे प्रोजेक्ट का 60% हिस्सा भारत सरकार पैसा देगी पहले 5 साल में एनुअल पेमेंट के बेसिस पे, यानी साल दर साल ये 60% पैसा दिया जाएगा। कहने मतलब एक 5 साल में इस पैसे को डिवाइड किया गया है और उसको हर साल दिया जाएगा, यानी 12% पर साल 5 साल तक दिया जाएगा। थर्ड है अंडर HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल रेवेन्यू कलेक्शन वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर, यानी कि इसमें जो पैसा कलेक्ट करना होगा इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं बल्कि डेवलपर की होगी, यानी जिसने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी होगी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A, 1 ओनली, बाकी के 2 गलत है। जो इंडिया का न्यू हैम था ये मिक्स है बॉट एन्युटी और EPC मॉडल का, और इसके डिज़ाइन के मुताबिक गवर्नमेंट 60% नहीं बल्कि 40% पैसा कंट्रीब्यूट करोगी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हर साल। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है फेयर प्राइस शॉप मीन्स अ शॉप विच हैज़ बीन लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट एसेंशियल कमोडिटी बाय एन ऑर्डर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी फेयर प्राइस शॉप उस शॉप को बोलते हैं जिसको लाइसेंस दिया गया है ताकि वो एसेंशियल कमोडिटी यानी ज़रूरत के सामानों को नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी NFS के अंदर वो बांट सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सेकेंड है द टर्म इज डिफाइंड इन द सेक्शन 24A ऑफ NFSA 2013, यानी कि इसके टर्म को सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 में मेंशन किया गया फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। थर्ड है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लाइसेंस अरेंजमेंट फॉर EPFPS, यानी कि हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लाइसेंस अरेंजमेंट करे हर फेयर प्राइस शॉप्स के लिए।
तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 and 3 ओनली, पहला वाला गलत है। तो जो FPS है, फेयर प्राइस शॉप, इसको लाइसेंस दिया जा रहा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बाई एन ऑर्डर इशू अंडर सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950 है 5, यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही नहीं आता, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर ही लाइसेंस इसको दिया जाता है टू द राशन कार्ड होल्डर अंडर द टारगेटेड PDS सिस्टम, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड। तो इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। इट इज़ एडवाइज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी फंड है, इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एडवाइस किया है। सेकंड है, इट इज़ एन इनोवेटिव फंड ऑफ फंड कैटलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर इनटू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। कहने का मतलब ये एक इनोवेटिव फंड ऑफ फंड है जिसको प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है ताकि वो क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को डेवलपिंग कंट्रीज में कर सके, या उन कंट्रीज में जिनकी इकोनॉमी क्या है, ट्रांजिशन में, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच, यानी किसी दो चीज़ों के बीच को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। ये वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ग्रुप ने इसको एडवाइस किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्माकल्चर। पर्माकल्चर के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है बिलियन मॉलिसन एंड डेविड हॉल्मजर्म कॉइंड द वर्ड पर्माकल्चर इन 1978, यानी कि इन दोनों ने पर्माकल्चर नाम का शब्द 1978 में ले आए थे। सेकंड है, इट इज़ अ सेट ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल सेंटर्ड ऑन हुज सिस्टम थिंकिंग साइमल्टेनिंग और डायरेक्टली यूटिलाइजिंग द पैटर्न्स एंड रेजिलियंट फीचर ऑब्जर्व्ड इन द नेचुरल इकोसिस्टम। कहने का मतलब है ये कुछ सिद्धांतों का एक सेट है जिसको सेंटर किया गया है एक सिस्टम थिंकिंग पे, स्टिमुलेटिंग या डायरेक्ट यूटिलाइजिंग पैटर्न, जो भी पैटर्न का इस्तेमाल होता है उसका डायरेक्ट यूटिलाइज करते हुए एक रेजिलियंट फीचर बनाता है नेचुरल इको सिस्टम का। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पर्माकल्चर के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सराउंडेड बाय द कैस्पियन सी। कौन कौन से देश जो कि कैस्पियन सी के चारों तरफ मौजूद है, आपको बताना है इनमें से। पहला है रशिया, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान और चौथा है ईरान। तो आपको बताना फ्रेंड्स कौन से कंट्रीज हैं जो कि इसको कवर अप करती हैं, यानी कैस्पियन सी को चारों तरफ से घेरती हैं। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 and 4, यानी कि चारों ही, बल्कि कैस्पियन सी को 5 कंट्री करती हैं जिसमें से एक अजरबैजान भी है। तो ये तो 4 हैं ही, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, और जो 5वां कंट्री वो है अजरबैजान। और जो कैस्पियन सी है लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी है जो कि यूरोप और एशिया के मध्य में, यानी कि बीच में पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। With reference to Footloose Industries, consider the following statement. Footloose Industries के संदर्भ में स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, द लोकेशन फैक्टर्स आर मच इम्पॉर्टेंट फॉर फुटलूज इंडस्ट्री, यानी फुटलूज इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। सेकंड है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्किल्ड वर्कर, यानी इसमें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड है, दीज आर लेस डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, यानी कि ये लेस डिपेंडेंट है किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के ऊपर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फुटलूज इंडस्ट्री के संदर्भ में सही है।
तो इसका सही आंसर है बी 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है। वैसे फूड लूज इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को बोलती है जो कि छोटे छोटे सामान, एक सब्सिडरी सामान जिसको बोलते हैं, जो दूसरे सामान को बनाने में मदद करती हैं, उनको ये बनाती हैं। और इसमें स्किल्ड वर्कर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी प्रिसिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा टेस्ट पेपर ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट टेस्ट पेपर यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 77 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले इसका क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के घटने की वजह इनमें से कौन सी थी, आपको बतानी थी। तो उसका सही आंसर है सी, डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिटेट, यानी हैबिटेट का खत्म होना। हैबिटेट लॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट to create field filling in wetlands and build houses are creating dams that changes the river flow। तो ये सारे हैबिटेट हैं जो इनके चेंज होने की वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 78 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, The feature of federal system of the Indian Constitution is inspired by the Constitution of। जो फेडरल फीचर इंडियन संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से लिया गया आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए या डी आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।